तो बढ़ते हैं अपने अगले कंसेप्ट वीडियो की ओर, जो कि पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड डिस्प्लेसमेंट इन टॉपिक्स पर आधारित है। पीरियड, हम इसे कैपिटल टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम टाइम पीरियड के नाम से भी पहचानते हैं। सो इट इज़ द स्मॉलेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम आफ्टर विच द मोशन इज रिपीटेड। जैसा कि हमने शुरू से ही डिस्कस किया है, यह टाइम की वो वैल्यू होती है जिसके बाद मोशन खुद को दोहराता है, यानी खुद को रिपीट करता है। अब चूंकि ये टाइम पीरियड है तो इसकी एसआई यूनिट सेकेंड होती है। द टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड ऑफ वॉच इज 1 आवर। यानी कि अगर आप मिनट हैंड को देखें तो मिनट हैंड बच्चों पूरे 1 घंटे में अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आता है, या यूँ कहें कि वो 1 घंटे के बाद अपना मोशन रिपीट करता है। तो उसका टाइम पीरियड होगा 1 आवर, विच इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। द टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवॉल्यूशन इज 1 ईयर। यानी कि अर्थ जो कि सन के अराउंड घूमती है एक फिक्स पाथ में, वो अपने मोशन को हर 1 साल के बाद रिपीट करती है, तो उसका टाइम पीरियड 1 ईयर कहलाएगा। ये आपकी पिक्चर में बहुत फास्ट घूम रही है, रियलिटी में बच्चों एक चक्कर लगाने में 1 साल लग जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। बच्चों आपने अगर न्यूज़ सुनी हो, कभी खबर, अगर आप समाचार देख रहे हो न्यूज़ चैनल में, तो बारिश के मौसम में अक्सर एक न्यूज़ आती है कि नॉर्थ ईस्ट इज सफरिंग फ्रॉम फ्रीक्वेंट रेनफॉल। तो ये फ्रीक्वेंट जो वर्ड है, ये फ्रीक्वेंसी, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इनका एक समान ही मीनिंग होता है। फ्रीक्वेंसी मतलब किसी भी इवेंट के बार बार होने की संख्या। कि अगर हम पूछें कि रेनफॉल एक महीने में कितने बार हुआ, तो हमने कहा कि 45 बार हुआ, तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी कि कोई इवेंट कितनी बार हो रहा है एक निश्चित टाइम पीरियड में। तो टेक्निकल जो इसका डेफिनेशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द पीरियोडिक मोशन इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या नंबर ऑफ पीरियोडिक मोशंस अकरिंग पर यूनिट टाइम। अब चूंकि हम ऑसिलेशंस में आ गए हैं तो हम ऑसिलेशन के रिस्पेक्ट में इसे डिफाइन करेंगे, बट ज़रूरी नहीं कि ये ऑसिलेशन में ही फ्रीक्वेंसी डिफाइंड हो। मैंने बोला नंबर ऑफ रिपीटेशन या नंबर ऑफ इवेंट्स अकरिंग पर यूनिट टाइम। आप सर्कुलर मोशन में भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं कि कितने चक्कर आपकी बॉडी सर्कुलर पाथ में 1 मिनट में या 1 सेकेंड में लगा लेती है, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज, एंड इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। तो ये फ्रीक्वेंसी जिसका सिंबल है न्यू, इट इज रिप्रेजेंटेड एज न्यू इज इक्वल टू 1/T। अब अगर क्लॉक के मिनट हैंड का टाइम पीरियड 1 आवर है या 3600 सेकेंड है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी बच्चों 1/3600 पर सेकेंड या 1/3600 हर्ट्ज। वन साइकिल ऑफ मोशन और रिपीटेशन पर सेकेंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज मतलब कि 1 सेकेंड में 1 साइकिल फिनिश हुआ है किसी भी मोशन का। सो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। तो बच्चों अभी जो आपने कंसेप्ट सीखा टाइम पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का, चलिए उस कंसेप्ट को हम टेस्ट करते हैं। अ ह्यूमन हार्ट बीट्स एट अराउंड 72 टाइम्स इन अ मिनट। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड। बच्चों 2 मिनट का मैं समय देता हूं, आप स्वयं प्रयास करें। तो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की ओर। हार्ट बीट इन 1 मिनट, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि एक सामान्य ह्यूमन का हार्ट जो है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स धड़कता है। यानी कि अगर हम हार्ट बीट को एक इवेंट माने तो 1 मिनट में ये कितने टाइम्स हो रहा है इवेंट, ये 72 टाइम्स हो रहा है। तो अगर मुझे 1 सेकेंड में निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, 72 टाइम्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड करूँगा। यानी कि 1 सेकेंड में ऑलमोस्ट 1.2 टाइम्स ये इवेंट हो जाता है, 1.2 टाइम्स हार्ट आपका धड़क चुका होता है।
तो फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट बीट हो गई आपकी 1.20 पर सेकेंड, विच इज इक्वल टू 1.20 हर्ट्स। अब अगर टाइम पीरियड की बात करी जाए तो दैट विल बी इक्वल टू 1/1.20 विच इज इक्वल टू 0.833 सेकेंड्स। अब बच्चों बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। अब ऑसिलेशंस के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा, ऑसिलेटरी मोशन मतलब, ऑसिलेशन मतलब किसी भी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट आगे पीछे जाना, ऊपर नीचे जाना, या सिंपल भाषा में टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि आप किसी मार्क्ड पॉइंट को टाइम के साथ देखेंगे कि वो कौन सी अलग अलग पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रहा है और ओवर द इंटरवल ऑफ टाइम वो कितना डिस्प्लेस होता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है। सो दिस इज सिंपली चेंज इन पोजीशन अंडर कंसिडरेशन विद टाइम। तो ये मैकेनिक्स का ही कंसेप्ट है, बट चूंकि ये ऑसिलेशंस में है तो हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट हम मेजर करेंगे। बच्चों ये जो जीरो वाली पोजीशन है ना, मैं दिखाता हूँ आपको। तो बच्चों ये जो पोजीशन है ये आपकी मीन पोजीशन है, और इसके अबाउट ये यहाँ पे जाके आपका ऑब्जेक्ट रुकता है। ये इसकी एक एक्सट्रीम पोजीशन हुई, और दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाके रुकता है, ये इसकी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन हुई। तो मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये आपका ऑब्जेक्ट एट मैक्स जा सकता है। ये ऑसिलेटरी मोशन में कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट का जो भी मूवमेंट होता है, जो भी मोशन होता है, वो उसके मीन पोजीशन से एट मैक्स एक्सट्रीम पोजीशन तक हो सकता है। एक्सट्रीम पोजीशन के बियॉन्ड वो नहीं जाता ऑब्जेक्ट, इसीलिए हम उस पोजीशन को एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं। तो ये मीन पोजीशन से, ये दो एक्सट्रीम पोजीशंस के बीच में जितने भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस ले रहा है उसका हम मीन पोजीशन से मेजरमेंट करते हैं, और हम कहते हैं कि वही हमारे ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम सेकेंड एग्जांपल पेंडुलम का लें तो ये ब्लू कलर की डॉटेड लाइन जो बीच में बनी हुई है, ये इसके मीन पोजीशन को या रेफरेंस पोजीशन को दर्शाती है। और आप देख सकते हैं ये टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। एक तरफ पेंडुलम राइट साइड में ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है मीन पोजीशन पे, फिर लेफ्ट साइड में ऊपर जाता है। तो अगर हम हिंज पोजीशन को देखें जहाँ से आपका पेंडुलम फिक्स हो रखा है, उसके अबाउट पेंडुलम की जो आर्म है वो एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है, यानी वो कुछ एंगल ट्रैवर्स कर रही है। तो फर्स्ट केस में अगर हम देखें तो स्प्रिंग की लेंथ चेंज होने के कारण एक लीनियर डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ता है, जबकि सेकेंड केस में पेंडुलम के मोशन के कारण एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखाई पड़ता है। इस तरह के डिस्प्लेसमेंट को बच्चों, चूंकि एक पीरियोडिक मोशन में देखा जा रहा है, ऑसिलेटरी मोशंस आर पीरियोडिक, तो हम इसे एक पीरियोडिक फंक्शन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल के बाद, अपने टाइम पीरियड के बाद, यह मोशन खुद को रिपीट करता है। और मोशन को रिपीट करना मतलब उसी तरह के डिस्प्लेसमेंट आपको ओवर दी साइकिल्स दिखाई पड़ेंगे। सो इट इज मैथमेटिकली अप्रोप्रिएट टू यूज पीरियोडिक फंक्शंस टू रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेटरी बॉडीज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं f ऑफ स्मॉल t इज इक्वल टू f ऑफ स्मॉल t प्लस कैपिटल T, where capital T is the time period. It is defined as ratio of 2 pi and omega. So we can say that any periodic function can be expressed as superposition of sine and cosine functions of different time periods capital T, angular frequencies omega, and suitable coefficients capital A.